नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मित्रों, इसी तरह का लक्ष्य भेदी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि इस प्रकार से हैं। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकाता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वाइसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए लाता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आप उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान ना होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर ख्वाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रबंधी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहचानता हूँ। ईश्वर के करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलवावे और जो इस पर छपा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खान को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जराऊं गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किश्तियों में लगा कर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खान का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खान पहने थे वह उनके साथियों में बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। हाँ, कुछ फर्क था तो इतना था कि लंबी गाभीन दाढ़ी के कारण खान साहब का चेहरा ढका भयानक था। इन्हें झंडा ना मिलने कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत के सामने पहुँचे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वाइसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को खान साहब के मिजाज में रुखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खान ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खान बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको अब जाइए।
बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोल चाल का ढंग भी जिस समय वे वाइसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य हैं। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़े आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वाइसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे वर्ष परे जिनसे वाइसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के सामान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नौबाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नौबाब साहब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नौबाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नौबाब साहब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नौबाब साहब, यहाँ पे नवाब होना चाहिए लेकिन नौबाब कहानी में है, साहब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वाइसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के सामान आपका चित्र होने के लिए। फिर नौबाब साहब ने कहा कि मैंने इस अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजोर वाइसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब परा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ मैं उनके पति राजा सखा राम साहब और 2 लड़कियों नहीं होगा यहाँ पे लड़कों के सिवा उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वाइसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वाइसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रशंसा प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल
की तरह चतुर न थी, इसीलिए जायदा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वाइसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती है। पर अनुवादक मैम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन में लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वाइसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वाइसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहिनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रख कर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वाइसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंबर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज, जिनमें एक श्रीयुत महाराज चंबू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा करबल वर्ण का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वाइसराय के चबूतरों के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकार मद्रास और बम्बई के गवर्नर पंजाब और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वाइसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेरा बिल्कुल निकल गया था। सब मिला पर 63 शासनाधिकारी राजा और को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे थे। महाराज अजयगढ़, बरोदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी तदिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, चंबू, जोधपुर,
करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा, उदयपुर, महाराव, राजा, अलवर, बूंदी, महाराज, राणा, भल्लावर, राणा, धौलपुर, राजा, विशालपुर, बमरा, बिरोंदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपपीला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिंगनी, टोरी, नोवाब, टोंग, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़ और जोरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम, भोपाल, निजाम, हैदराबाद, सरदार, कलसिया, ठाकुर साहब, भगवान नगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खैरपुर, महंत, कुंदका, नंदगांव और जाम नवानगर। वाइसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा से अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी, ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खान गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी मजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध, कांसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुक्त वाइसराय के पीछे सरदारों और रईसों और की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लेस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटनें भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पर बंधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने के से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हथियारों के परे, जिन पर सुनहली अरमारियाँ कसी थी और कारचोवी झूले परी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का होकर आ रहा जाता था। वाइसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड अनार और बाजे वाले थे और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड अनार खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुक्त वाइसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुक्त ने जाकर
स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजश्री छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। फिर श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दाम नंबरदार बालक जिनका हाल ऊपर लिखा गया है पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन ने अपनी तुरहिया एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव दी क्वीन ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वाइसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी और राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आशा होते ही बंदीजनों ने जो दो पंक्ति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजा या प्रश्न पत्र पर पढ़ा जिसका उल्था यह है महारानी ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे पढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर के होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी था अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले और इन सब वर्णों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राजाज्ञा प्रश्न के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसीलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की
संपत्ति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके। अब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सदन, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों के में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्परेटिक्स अर्थात हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रशंसा है कि उन राज संबंधी पत्रों को जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी ना लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रशंसा है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम से प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध ना समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अरब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रशंसा न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर ने को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 45वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेराल्ड राजाज्ञा प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका है तो हेराल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बारहदगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल का बाजा बजने लगा। तो साथियों, भारतेंदु जी द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण अब यहीं समाप्त हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।